क्या है अंसारी परिवार का जादू? मुख्तार की जो छवि भी थी एक रॉबिन हुड की थी। ये मऊ के लोग अगर उनसे बात करेंगे तो ये बताएंगे, क्योंकि वो जितना निधि का फंड आता था उससे 20 गुना काम वो करा देता, क्योंकि पैसे की कोई कमी थी नहीं। गरीबों में भी मदद करना, अमीरों से लेना, गरीबों में बांटना, रॉबिन हुड की उसकी एक तरीके से वो छवि थी। क्योंकि गाजीपुर को हम डिसोसिएट कभी नहीं कर सकते हैं मुख्तार अंसारी परिवार से। इस बार मुख्तार अंसारी है नहीं। क्या ये पूरी लड़ाई एक माफिया बनाम एक स्वच्छ छवि की हो गई है? योगी सरकार आने के बाद जिस तरीके से माफियाओं पे उनका डंडा चला, बुलडोजर चला, तमाम तरह की चीज़ें, तो निश्चित तौर से माफिया जो है चले गए। और इत्तेफाक से पहली बार ऐसा हो रहा है गाजीपुर लोकसभा में कि अंसारी परिवार के बीच जो चुनाव लड़ी जा रही है वो पहली बार मुख्तार अंसारी इस चुनाव में नहीं आई। कि इस बार अफजाल अंसारी को वोट वो मिलेंगे जो सहानुभूति के वोट होंगे मुख्तार अंसारी की मृत्यु की वजह से। जरूर स्थितियाँ थोड़ी सी इस बार भेड़बुन वाली रहेंगी, क्योंकि बहुत क्लियरिटी नहीं कहा जा सकता है कि सहानुभूति मिलेगी भी और नहीं भी मिल सकती, दोनों चीजें हो सकती हैं। चुनावों के नतीजे या नेताओं का भविष्य भले ही जनता तय करती है, लेकिन उन नेताओं का इतिहास, उन नेताओं का वर्तमान और उस पूरे जिले के समीकरणों को अगर कोई बेहतर ढंग से समझ सकता है, समझा सकता है, तो वो होते हैं वहाँ के स्थानीय पत्रकार जो 24 घंटे दिन रात वहाँ पर लगे रहते हैं। तो ऐसा ही एक पूर्वांचल का जिला है गाजीपुर, और हम इस वक्त खड़े हैं गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के दफ्तर में, जहाँ पर कई सारे पत्रकार जुटे हुए हैं। तो जरा चलिए उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि गाजीपुर का जो एक समृद्ध इतिहास रहा है, गाजीपुर का एक जो वर्तमान है, और गाजीपुर का जो पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव सेट किया गया है माफिया मुख्तार अंसारी परिवार को लेकर के, उस पर इनकी क्या राय है, और क्या इस बार जब 2024 में गाजीपुर का चुनाव मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी में हो रहा है तो उसका कोई व्यापक असर जनता पर, जिले पर और प्रशासन पर देखने को मिल पा रहा है। तो चलिए जरा अपने पत्रकार साथियों से समझते हैं, वो आपको हमको बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। गाजीपुर का जो ये चुनाव है ये पहली बार हो रहा है पिछले 2 दशकों में, जब मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी में हो रहा है। कैसे देख पाते हैं आप लोग इसको स्थानीय स्तर पर? गाजीपुर में जो ये चुनाव हो रहा है, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद पहला चुनाव हो रहा है, ये सही है। लेकिन आपको बता दें कि गाजीपुर में जो ये चुनाव हो रहा है, यहाँ पे पिछले 2 चुनाव से मुख्तार अंसारी का प्रभाव नहीं है। कारण क्या है कि मुख्तार अंसारी लगातार 2005 से जेल में है, और लोग ऐसा मानते हैं, ऐसी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं कि मुख्तार अंसारी जेल से प्रभावित करते थे। लेकिन जो 2004 लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें जब ये चुनाव हुआ था तब गाजीपुर का जो परिसीमन था वो ये नहीं था। तब मोहम्मदाबाद और जहूराबाद गाजीपुर लोकसभा में आते थे। तो 2004 में एक वाकया हुआ था जिसमें कि एक हत्या हो गई थी यूसुफपुर बाज़ार के बूथ पे, जिसमें कि उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया था। उनके साथ जो है वो अभय सिंह जो फैजाबाद वाले इस वक्त जो विधायक हैं, उनका नाम आया था उनके साथ। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों का नाम आया था। तो उस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि अब मुख्तार अंसारी का बहुत नाम सीधे तो नहीं आया। और 2017 से जब से ये योगी आदित्यनाथ की 1.0 आई सरकार, उसके बाद से तो हमको नहीं लगता कि किसी चुनाव में, क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव हम लोगों ने भी देखा, वो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में जब ये चुनाव हुआ, उसके बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद 2022 में भी हुआ। तो ये चुनाव जो अब की 2024 का हो रहा है, उसमें इस चुनाव में एक बात विशेष है कि अफजाल अंसारी के ऊपर, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनके ऊपर अखिलेश यादव ने गजब का विश्वास दिखाया है। जो 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने माफिया का साथ लेने से इनकार किया, 2017 में, हाँ, तो 2017 में इनको माफिया बताया था। फिर ये 2019 में जब ये पूरा परिवार कौमी एकता दल बंद करके और चला गया था 2019 में बसपा में, तो फिर 2019 में इनको समर्थन देने अखिलेश यादव आए थे। और आज 2024 में एक गजब की बात जो गाजीपुर के पूरे उत्तर प्रदेश को चौंकाई थी कि बसपा के सांसद थे और समाजवादी पार्टी ने
बिना रिजाइन किए हुए इनको जो है वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बना दिया था। तो ये घटना थोड़ी सी एक बड़ी घटना थी, लेकिन गाज़ीपुर के लोगों को ये पता था। और गाज़ीपुर में जो इस बार चुनाव हो रहा है, हम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार जो है वो फिर से मनोज सिन्हा जी आएंगे, लेकिन चूंकि वो ऐसे पद पे हैं कि वहां संवैधानिक में सक्रिय राजनीति जी, में वो नहीं आए, लेकिन कयास लगाया जा रहा था कि वो आएंगे, नहीं तो उनके बेटे आएंगे। तो लेकिन नहीं आए और पारसनाथ राय जी अंतर्गतवा जो है वो यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार बने। तो बहुजन समाज पार्टी ने भी एक उम्मीदवार उतार दिया है, उमेश कुमार सिंह से, पढ़े लिखे आदमी हैं, बीएचयू के महामंत्री हैं। तो एक त्रिकोणात्मक चुनाव देखा जा रहा है गाज़ीपुर में। लेकिन जो जातिगत आंकड़ों के हिसाब से अगर हम लोग जो देखते हैं तो इस वक्त 20,74,000 समथिंग कुछ मतदाता जो हैं इस बार गाज़ीपुर लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेंगे। और जो जातिगत आंकड़ों में यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या 4 लाख से ज़्यादा यादवों की है और लगभग 2.5 लाख के आसपास मुस्लिम हैं। और ये दोनों जिधर जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पलड़ा उधर ही झुक जाता है। पिछली बार में और इस बार में थोड़ा सा एक अंतर ये रहा कि पिछली बार जो है सपा बसपा साथ लड़ी थी और मनोज सिन्हा उसके बावजूद जो है 2019 में जो है 2014 के मुकाबले 1 लाख से ज़्यादा जी वोट पाए थे। तो अब मनोज सिन्हा तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पारसनाथ राय को उतारा गया है। तो ये लोग बता रहे हैं, ऐसी चर्चा भी है कि मनोज सिन्हा के वो बहुत करीबी हैं और एक तरह से मनोज सिन्हा की साख से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। जब मैंने पारसनाथ राय जी से बात की तो मैंने पूछा कि मनोज सिन्हा मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक तो संवैधानिक पद पे हैं, डायरेक्ट मदद तो कर नहीं सकते। क्या डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी छाया हमारी मदद कर रही है। नहीं देखिए, गाज़ीपुर में भारतीय जनता पार्टी देखिए जो भी कैंडिडेट देती है उसमें मनोज जी का मुझे लगता है कि बिना सहमति या उनका छाया जो उन्होंने कही वो रहती है। कारण क्या है कि 1985 से एक व्यक्ति लगातार 2019 तक चुनाव लड़ा। बीच में 2009 का एक लोकसभा ऐसा था जिसमें वो गाज़ीपुर से बलिया चले गए थे, उसमें परिसीमन की कुछ व्यवस्था बदल गई थी। तो उस चुनाव को अगर गैप कर दीजिए तो मनोज सिन्हा 9 बार गाज़ीपुर से चुनाव लड़े, 1 बार बलिया, 10 बार चुनाव लड़े। तो गाज़ीपुर में ऐसा होता है कि जैसा माना जाता है कि गाज़ीपुर में कोई भी कैंडिडेट अगर भाजपा से लड़ता है तो कहा जाता है कि मनोज सिन्हा का आशीर्वाद उसे प्राप्त रहता है। हम लोग जब दिल्ली में बैठे थे तो गाज़ीपुर को लेकर के बहुत सारे सस्पेंस क्रिएट किए जा रहे थे, और फिर अचानक से हम लोगों के सामने एक नाम आता है पारसनाथ राय का। क्या गाज़ीपुर के पत्रकारों को भी एक चौंकाने वाली खबर थी कि पारसनाथ राय यहाँ से उम्मीदवार बन गए हैं? पारसनाथ राय मदन मोहन मालवीय सिकड़ी विद्यालय है, उसमें वो एक शिक्षक थे और वहाँ से वो रिटायर हुए। फिर भी वो प्रबंधकीय श्रेणी में थे, तो लगातार वो स्कूल से बने रहे। और जिस दिन इनके टिकट की घोषणा की गई थी उस दिन जो है बता रहे थे कि वो हम खुद विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे थे। हालांकि अगर जब हम लोग उनसे बात किए तो उन्होंने बताया था कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मेरा टिकट फाइनल हो गया और मैं बीजेपी से चुनाव लड़ने वाला हूँ। जब यह जानकारी उनको हुई तो उन्होंने बताया, तो फिर हम लोग उनसे बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि मैं जीवन में एक बार चुनाव लड़ा था, वो भी मार्केटिंग का, और जिसमें उन्होंने जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वही एक चुनाव लड़े थे, लेकिन कभी चुनाव वो लड़े नहीं। पहली बार उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र में गाजीपुर 75 में जो है उनका चुनाव लड़ना तय हुआ है और पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से कहा जाए कि पारसनाथ राय एक नए चेहरे और शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि बसपा नेता जो फिलहाल जो चुनाव मैदान में उनको शिक्षा माफिया बताते हैं, एक तरफ असल माफिया, दूसरी तरफ नकल माफिया बताते हैं। लेकिन फिलहाल जो है लड़ाई गाजीपुर की जो दिलचस्प है, और ये कहा जा रहा है कि बसपा जो है बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहा है। जो लड़ाई हो रही है वो सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के बीच में हो रहा है। अब सवाल ये है कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे कि उनकी बेटी नुसरत अंसारी चुनाव लड़ेगी, ये भी एक सवाल है। हालांकि अगर हम बात करें तो अफजाल अंसारी ने एक संकेत भी दिया था और नामांकन करते वक्त उन्होंने जो है एक तरह से विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे भी उन्होंने नामांकन किया। हालांकि इंडिपेंडेंट मतलब जो है उन्होंने भी नामांकन किया है, इंडिपेंडेंट भी नामांकन किया है और प्रॉक्सी के तौर पे भी नामांकन किया है। चूंकि मामला क्या है कि जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट जो है उनको 4 साल की सजा जो सुनाई थी मुख्तार अंसारी के साथ, उसको लेकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन नामांकन उनका था उस दिन सुनवाई भी चल रही थी। हालांकि उसमें जो है 20 तारीख डेट भी लग गई है।
तो ये भी माना जा रहा था कि इन द केस अगर कुछ अनहोनी होती है तो अफजाल अंसारी वो हट जाएंगे चुनावी मैदान से और नुसरत अंसारी चुनाव लड़ेंगी। ये सस्पेंस बरकरार रहा है। ये सस्पेंस 17 तारीख को जो नाम वापसी का अंतिम दिन है उस दिन कंफर्म होगा कि आखिर अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या नुसरत अंसारी चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक चूँकि गाज़ीपुर को हम डिसोसिएट कभी नहीं कर सकते हैं मुख्तार अंसारी परिवार से। इस बार मुख्तार अंसारी है नहीं। क्या ये पूरी लड़ाई एक माफिया बनाम एक स्वच्छ छवि की हो गई है? आपको फील्ड में ये दिख रहा है या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है? और ये अफजाल अंसारी जो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी छवि और समाजवादी पार्टी के वोट से लड़ रहे हैं, और पारसनाथ राय गाजीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी कह लीजिए, मनोज सिन्हा के प्रत्याशी कह लीजिए, तो इस तरह का कुछ दिख रहा है कि योगी सरकार आने के बाद जिस तरीके से माफियाओं पे उनका डंडा चला, बुलडोजर चला, तमाम तरह की चीज़ें, तो निश्चित तौर से माफिया जो है चले गए। और इत्तेफाक से पहली बार ऐसा हो रहा है गाजीपुर लोकसभा में कि अंसारी परिवार के बीच जो चुनाव लड़ी जा रही है वो पहली बार मुख्तार अंसारी इस चुनाव में नहीं है। कहा जाता था कि जेल से जो है मुख्तार अंसारी निश्चित तौर से एक तरह से कहा जाए कि चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन खैर 2017 के बाद से इस तरह का कुछ भी नहीं देखने को मिला। और लगातार जो है अंसारी परिवार, चूँकि पिछली बार अगर मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी के बीच जो चुनाव हुआ था, सीधे आमना सामने चुनाव हो गई थी एक तरह से कहा जाए, तो उसमें मनोज सिन्हा जो है बेहतर चुनाव लड़े। हालांकि त्रिकोणी जब लड़ाई थी 14 में तो मनोज सिन्हा मात्र 30 से 35 हज़ार के वोट के अंतर से जो है चुनाव जीते थे। उस वक्त जो है अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे, वो बलिया से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब फिर 2019 में जब चुनाव हुआ तो अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा फिर आमने सामने हुए और 1,20,000 के अंतर से जो है चुनाव मनोज सिन्हा जी हारे थे। लेकिन हारने के बावजूद उन्होंने जो है जो पिछले लोकसभा में जो उन्होंने मत पाया था उससे 1,40,000 अधिक वोट पाए थे। उसके बाद ये चुनाव हारे थे। तो खैर सपा बसपा का जो गठबंधन जो देखा गया था तो वो ये कारण था। दूसरा ये है कि इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं, बसपा का प्रत्याशी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कमजोर, लेकिन वो भी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर उमेश सिंह यहाँ के बसपा के प्रत्याशी हैं। तो कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच ही जो है चुनाव गाजीपुर में देखा जा रहा है। चूँकि गाजीपुर लोकसभा है और गाजीपुर लोकसभा में दो का ही जिक्र हो रहा है, या तो मनोज सिन्हा का जिक्र हो रहा है, भले ही पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं, और अफजाल अंसारी का जिक्र हो रहा है, चाहे वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ लें। जब बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा होती है, पारसनाथ राय का नाम सामने आता है, तो ये चौंकाने वाला नाम होता है। और फिर दिल्ली की मीडिया ये कयास लगाती है कि इस बार अफजाल अंसारी को वोट वो मिलेंगे जो सहानुभूति के वोट होंगे मुख्तार अंसारी की मृत्यु की वजह से। तो इसलिए इस बार पारसनाथ राय को उतार देते हैं ताकि मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा की एक ज़मीन तैयार की जा सके। ये आप लोगों को भी दिखता है क्या? जैसा कि आपने बताया कि एक सहानुभूति वाली बात आपने बताई, यहाँ से लेके दिल्ली की मीडिया इसको बोलती रही कि मुख्तार के मौत के बाद अफजाल अंसारी परिवार को सहानुभूति मिल सकती है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो इसमें दो तरीके के धड़े हैं। एक इनको माफिया की संज्ञा देता रहा है बराबर से, भी तमाम मीडिया में भी बराबर ये चलता रहा है, और वहीं इनकी डेथ के बाद मीडिया कवरेज करने गए तमाम जो मीडिया के साथी, उन्होंने मौके पे भी देखा था कि किस तरीके से कुछ उनके चाहने वाले भी और सपोर्टर जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को मसीहा की संज्ञा दे रहे थे। नमाज़े जमाना में जो भीड़ जुटी थी, तो आपने मौके पे देखा था। तो कहीं ना कहीं एक दो तरीके की छवि मुख्तार अंसारी की उभरती है, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी पिछले कुछ सालों से दिखता भी रहा, क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में भी रह के कई बार चुनाव भी जीते थे। अब्बास अंसारी भी हाल ही में विधानसभा चुनाव में सुभाषपा के टिकट पे चुनाव जीते थे। तो ज़रूर स्थितियाँ थोड़ी सी इस बार उधेड़बुन वाली रहेंगी, क्योंकि बहुत क्लियरिटी नहीं कहा जा सकता है कि सहानुभूति मिलेगी भी और नहीं भी मिल सकती, दोनों चीज़ें हो सकती है। एक ये भी है ना कि वो जो भीड़ जुटी थी और जो मसीहा की संज्ञा दे रहे थे, वो इस बात से भी होता होगा कि अच्छा ये चले गए हैं, अच्छा बोल लेते हैं, थे तो माफिया ही, और एक डर था उनका, तो सामने सामने ये बोल लेते हैं, बाद में जब हमें फैसला करना होगा ईवीएम पे तो हम कर लेंगे। ताहिर अंसारी सिर्फ काम करते थे, काम असली दिमाग अफजाल अंसारी का होता था उस वक्त। आज भी है अंसारी में, अफजाल अंसारी उसमें सबसे बुद्धिजीवी माने जाते हैं उसमें, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो 5 बार विधायक, 2 बार सांसद मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को हरा देते हैं 2019 के चुनाव में।
जो कि केंद्रीय मंत्री उस वर्तमान में रहे थे। प्रधानमंत्री और- नरेंद्र मोदी के सबसे जी करीबियों में से एक बिल्कुल, थे। प्रधानमंत्री भी गाजीपुर आए थे। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री थे और उस वक्त ये कहा गया था कि विकास बनाम जाति कहा गया था गाजीपुर में, और उसमें जाति उसमें विजयी हुई थी क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। हालांकि इतना जरूर था कि मनोज सिन्हा काफ़ी अच्छा पिछली 2014 की अपेक्षा इसमें वोट जो प्रतिशत था उनसे ज़्यादा था, लेकिन फिर भी चुनाव हार जाते हैं। तो ये पूरा जो गाजीपुर का जो समीकरण अगर देखेंगे तो जातिगत फैक्टर हमेशा इस पर हावी रहा है, और इस बार भी चुनाव में परिस्थितियां कुछ उसी तरह दिख रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि गाजीपुर के जातिगत फैक्टर की बात की जाती है, 2019 का जब चुनाव था तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, जिसने अफजाल अंसारी के पक्ष में काम किया। अब इस बार बदलाव ये है कि सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस का तो कोई यहाँ नाम लेवा है नहीं, और ओम प्रकाश राजभर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। इसका कितना असर ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है? क्या ओम प्रकाश राजभर अपने वोट ट्रांसफर करा पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की पलटी उन्होंने भी मारी है, बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटते रहे, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर भी 6 महीने साल भर आते हैं जाते हैं। वोटर भी इसी तरीके से आ जा रहा है क्या? अभी ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था कि मैंने मऊ में राजीव राय को सेट कर दिया है। ये उनका शब्द था कि सेट कर दिया है। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मऊ में वो इनकी पार्टी को जिताएंगे और यहाँ उनकी पार्टी को जो है मऊ में, क्योंकि उनके बेटे हैं, मतलब सुभाषपा प्रत्याशी हैं, मऊ में अरविंद राजभर को जिताए और यहाँ पे ये अफजाल अंसारी को जिताए, ऐसी भी चर्चाएं आम लोगों में है, जो जैसा उनका स्वभाव नेचर है। लेकिन अगर गाजीपुर की जो जातिगत समीकरण है, आप विधानसभा चुनाव में भी देख सकते हैं, पूरी की पूरी सीट सपा के कब्जे में है। 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, 2 विधायक सुभाषपा के हैं जो कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन में थे। समर्थक थे उस तो समय। जातिगत समीकरण तो यहाँ लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, ये दोनों में साफ नज़र आता है। इस चुनाव की अगर हम बात करें, जैसे लोकसभा 2024, इस चुनाव के पूरे केंद्र में जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी कहती है कि मुख्तार अंसारी चुनाव के बिल्कुल केंद्र में हैं, भले वो दुनिया में नहीं है। क्योंकि अफजाल अंसारी अपनी जितनी मीटिंग में जाते हैं, चुनावी जनसभा में, आप कोई भी एक भाषण उठा के देखिए, वो पहला अपने भाषण की शुरुआत और अंत जो है मुख्तार अंसारी से ही करते हैं। उनको जो है मसीहा बताते हैं, शहीद बताते हैं। शहीद की परिभाषा उनकी एक अलग है। उनका ये कहना है कि अगर किसी को बंद करके जहर दे के मार दिया जाता है तो हमारे धर्म में उसको शहीद बोला जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो काउंटर किस पे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी पे काउंटर कर रहे हैं। बाकी अफजाल अंसारी की किसी बात पे उनका कोई काउंटर नहीं है। तो केंद्र में मुख्तार अंसारी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी यहाँ की राजनीति में जेल में रहते हुए भी मुख्तार अंसारी का असर था, इससे इनकार अभी भी नहीं किया जा सकता। ये पहला चुनाव है जब मुख्तार अंसारी के बिना है, और अब अफजाल अंसारी चूँकि उनके बड़े भाई हैं, यहाँ की जिस कोर्ट से जिस सज़ा पे बार बार चर्चा हो रही है, जिस सज़ा से उनका चुनाव लड़ने पे सस्पेंस है, कोर्ट ने ये बात कहा था कि आपने बड़े भाई की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में गए। जब वो जा रहे थे आपको रोकना चाहिए था। तो अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी से अलग जो है, उनके मरने के बाद भी अभी तक नहीं है उनकी। अब दूसरी तरफ आप देखिए, उमर अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आ रहे थे। बार बार प्रश्न उठ रहा था कि आखिर परिवार में या तो कोई मतभेद है, क्यों नहीं आ रहे हैं। उस मतभेद को तोड़ा उन्होंने, नामांकन स्थल पे उमर आए और अफजाल अंसारी और उमर दोनों ने ये कहा कि हम चाहे वो नुसरत अंसारी चुनाव लड़ें या अफजाल आपा चुनाव लड़े, नुसरत आपा लड़ें या अफजाल बाबा चुनाव लड़ें। उमर ने कहा था हमारे लिए सभी लोग समान हैं और हमारा परिवार एक है। तो यहाँ के केंद्र में मुख्तार अंसारी इस चुनाव में भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि बात मुख्तार अंसारी की हो रही है और मुख्तार अंसारी का प्रभाव कम से कम गाजीपुर और मऊ 2 जिलों में तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, बलिया के भी कुछ हिस्से प्रभावित होते हैं। अफजाल अंसारी 2 बार सांसद बन जाते हैं। अफजाल अंसारी जब मुश्किलों में घिरते हैं और ये लगता है कि उन्हें सज़ा हो जाएगी, जो कि हो चुकी है, तो वो अपनी बेटी नुसरत को उत्तराधिकारी बनाते हैं। मुख्तार अंसारी का औरा औरों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है,
इसके बावजूद मुख्तार अंसारी सांसद बनने की वैसी कोशिश क्यों नहीं कर पाते हैं जैसी कोशिश अफजाल अंसारी ने की? उन्हें चुनाव लड़ना भी होता है अगर सांसदी का, तो बनारस से लड़ते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं गाजीपुर, वो मऊ में घोसी से चुनाव नहीं लड़ते हैं। कैसे देख पाते हैं आप लोग कि मुख्तार अंसारी का ऑरा बड़ा था, वो सांसद बन गए होते आराम से, उनके नाम पे तमाम लोग सांसद बन जाते हैं, उनके नाम पे तमाम लोग विधायक बन जाते हैं, बेटे विधायक बन गए, भतीजी विधायक बन गए, बड़े भाई विधायक सांसद बन गए, वो नहीं बन पाए सांसद। सही कह रहे हैं आप कि वो सांसद नहीं बन पाए, इसलिए कि वो एक बार मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़े और जेल से उनको पेरोल अगर मिल गया होता और वो जीत गए होते तो हो सकता है उनका उत्साह बढ़ा होता, हौसला बुलंद होता, फिर वो आगे लड़ते। पर वहीं पर जब नहीं मिल पाया इनको पेरोल और जेल से नहीं छूट पाए, 15 या 18 हज़ार के वोट से वो हारे थे 2009 में। जी, उससे पहले कल्पनाथ राय से भी लड़ चुके हैं। तो ये था उनका कि उससे वो हमको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। फिर विधानसभा पे ही उन्होंने अपना फोकस किया और जेल में रहते हुए, जेल से रहते हुए भी अपना उन्होंने विजयी हासिल की और हमेशा वहाँ से जीतते रहे। एक खौफ बना था उनका, एक खौफ था कि जनता के अंदर, या कह लीजिए उनके जो सहयोगी लोग थे, कि जेल के अंदर रहते हुए भी वो विधानसभा जीते। चूँकि अफजाल अंसारी बार बार ये दावा करते हैं कि यहाँ पे अगर आप हमें मुस्लिमों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, अल्पसंख्यकों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो बमुश्किल 10% का वोट अल्पसंख्यकों का है, 90% बहुसंख्यक आबादी है जिनमें तमाम जातिगत समीकरण है, इसके बावजूद मैं जीत जाता हूँ। ये लगता है क्या कि मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी का जो पूरा परिवार है, उनको जो मसीहा की छवि दी गई है या बनाई गई है, उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार मुस्लिमों से ज़्यादा कुछ हिंदू आबादी के लोग हैं, ख़ासतौर से जो भूमिहार डोमिनेंट कम्युनिटी है वो लोग हैं? कैसे देख पाते हैं आप उस छवि को? उनके साथ जो अल्पसंख्यक हैं वो तो है ही, उसके साथ अन्य बिरादरी के भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो चाहे हिंदू में ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, हर जाति वर्ग में इनकी पकड़ है और ये अच्छी तरह से जानते हैं नब्ज़ कहाँ टटोली जाएगी, कैसे हमको जीतना है, ये वो बखूबी जानते हैं और ये उसको करते हैं और जीतते आए हैं। पिछली बार काफ़ी 1 लाख कुछ 20,000 से ज़्यादा से जीते थे। मनोज सिन्हा वर्तमान में उस समय केंद्रीय मंत्री थे, बहुत विकास किया था, विकास पुरुष के नाम पे लड़े थे वो, उसके बावजूद वो हार गए। तो इसलिए देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं हर वर्ग में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और उसी बल पर वो आज 2024 का भी चुनाव जो लड़ रहे हैं वो उसी बिहाफ पर लड़ रहे हैं कि हमारी नब्ज़ हम टटोल रखे हैं कि हमको कहाँ कहाँ से किस पार्टी के कितने वोटर्स को हमको उनके पॉकेट से हम निकाल कर अपनी झोली में डाल लें, तो वो ये है। इस वजह से वो जीतना उनका लगभग हम तो ये कहेंगे सबसे भारी इस समय चल रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, उन सबसे इस समय जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें देखने में यही लग रहा है कि ये कुछ भारी लग रहा है। अफजाल अंसारी भारी दिख रहे हैं। गाजीपुर की बात होगी, मुख्तार अंसारी परिवार की बात होगी, मनोज सिन्हा की बात होगी, तो एक हत्याकांड का जिक्र तो ज़रूर होगा और वो है कृष्णानंद राय का हत्याकांड। कृष्णानंद राय विधायक, उनकी हत्या हो जाती है और कहा जाता है कि ये हत्या सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि कृष्णानंद राय 2002 में चुनाव जीतते हैं और वो अंसारी परिवार के वर्चस्व को तोड़ते हैं। जो अंसारी परिवार का क्लेम है वो ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी तो कभी माफिया थे ही नहीं, अफजाल अंसारी पहले विधायक बनते हैं, फिर सांसद बनते हैं और उनको गिराने के लिए सहारा लिया जाता है मुख्तार अंसारी पर मुकदमों की बौछार करके। आप लोग चूंकि पुराने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, चूंकि फाटक यहीं पे है, अफजाल कहते हैं कि मेरा भाई यहाँ पे पढ़ने आया था, साधु सिंह मखनू सिंह का गैंग मिला और साधु सिंह मखनू सिंह ने सारे अपराध किए, उसके साथ आरोपित होता गया मुख्तार अंसारी और फिर उसको सबसे बड़ा माफिया बना दिया गया कि उसके धर्म को लेकर के। आप लोगों की जो पुरानी पत्रकारिता रही है, जो पूरा हिस्ट्री रही है इस पूरे गैंगवार की, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, अफजाल अंसारी 1985 में जब विधायक हुए कम्युनिस्ट पार्टी से, तब मुख्तार को लोगों ने जानना शुरू किया, विधायक के भाई की हैसियत से। हाँ, विधायक के भाई की हैसियत से। उसके पहले जो मुख्तार को लोग जानते थे, या शफकतुल्लाह अंसारी जो सबसे बड़े भाई थे उनको लोग जानते थे, या अफजाल अंसारी जो खुद थे उनको लोग जानते थे, वो क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पे जानते थे। ये पूरा परिवार जो ये 3 भाई हैं, इनके पिताजी जो थे
सुभानुल्लाह अंसारी, वो भी क्रिकेट के बड़े अच्छे शौकीन थे और क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और अफजाल अंसारी इटसेल्फ खुद में भी बहुत अच्छे विकेट कीपर थे। अच्छा। और मुख्तार अंसारी अच्छे फास्ट बॉलर थे, क्रिकेटर थे। शफकतुल्लाह अंसारी बहुत अच्छे बैट्समैन थे। तो एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ पूरा परिवार था और क्रिकेट को एंजॉय करने वाला था। कदकाठी से भी सब 6-6 फुट के थे। लेकिन जब 1985 में जब ये राजनीति में आते हैं, तो जब वो दौर जो 1985-90 वाला जो था दौर, वो उस वक्त एक गैंग होता था साधु सिंह मकनू सिंह का। ये हरिशंकर तिवारी से कनेक्टेड पूरा गैंग था। हाँ, ये बहुत लंबा सब हाँ। उस वक्त का जो भी सीन था। तो मुख्तार अंसारी उस वक्त हमको लगता है कि वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और ग्रेजुएशन के ही दौरान उनकी मुलाकात जो है मकनू सिंह के भाई साधु सिंह से होती है। साधु सिंह की कुछ गांव में उनकी अपनी मुड़ियार, यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे कि उनकी दुश्मनी हुई। और वो संरक्षण, ऐसा माना जाता है कि संरक्षण लेने की नीयत से एक पॉलिटिकल व्यक्ति अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी से उनकी दोस्ती हो गई। और मुख्तार अंसारी से दोस्ती हुई उसी वक्त 1986 में एक हरिहरपुर गांव है मोहम्मदाबाद के पास, वहाँ पे सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। सच्चिदानंद राय की हत्या में साधु सिंह और मुख्तार का नाम आया। और उसके बाद जो नाम आया, उसके बाद वो गैंगवार की घटना बढ़ते बढ़ते फिर 1991 में अवधेश राय का हुआ। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। चंदौली में एक सिपाही का हत्याकांड मुख्तार से जुड़ा, रुंगटा अपहरण कांड जुड़ा। फिर दिल्ली चले जाइए तो फिर वहाँ पर जो है वो एक गोयल का अपहरण कांड हुआ, उसमें हुआ। बहुत सारी फिर घटनाक्रम हुए। और उसके बाद आपको बता दें कि पहला चुनाव मुख्तार अंसारी मऊ से नहीं लड़े थे। मुख्तार अंसारी पहला चुनाव गाज़ीपुर की सदर विधानसभा से लड़े थे और उसमें वो उपचुनाव था। और उपचुनाव में मुझे याद आता है कि वो 92-93 में हुआ था चुनाव। और राज बहादुर बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए थे, जो मुख्तार अंसारी निर्दल हुआ करते थे और वो हार गए थे। और राज बहादुर जो है उस वक्त याद आता है मुझे कि उत्तर प्रदेश सरकार में बसपा की सरकार बनी थी, तो परिवहन मंत्री बने थे। अच्छा। उसके बाद मुख्तार अंसारी जो गाज़ीपुर में निर्दल चुनाव लड़े थे, फिर अपना 1996 का चुनाव उन्होंने मऊ से फिर वो चले गए और फिर मऊ से हुआ। तो आपका जो प्रश्न था कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की अदावत का, तो 1985 से लेकर 2002 का जो विधानसभा चुनाव, तो 2002 से पहले जो चुनाव था 99 वाला 98 वाला, तो 98 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तब तक अफजाल अंसारी निर्विरोध जीतते रहे। निर्विरोध मतलब, और 2002 में जो कृष्णानंद चुनाव लड़े थे तो उसके पहले भी एक चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। फिर 2002 में जब वो आए चुनाव लड़ने, तो फिर वो उस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें अफजाल अंसारी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो अब ऐसा माना जाता है कि जो हार हुई, तो जो मोहम्मदाबाद की सीट थी उससे अंसारी परिवार का रसूख जुड़ा हुआ था, घर वहीं पे है उनका। और अंसारी परिवार 1985 के बाद जब अफजाल अंसारी राजनीतिक दुनिया में आए तो उनके घर का नाम फाटक पड़ा। पहले से था उनके घर का नाम फाटक, वो स्थिति जो भी रही हो, हम लोग उसके बाद से ये जानते हैं कि फिर जो उस घर का राजनीति के साथ और जो सामाजिक परिवेश में जो रसूख आया, तो वो रसूख जुड़ गया विधानसभा चुनाव से। और फिर 2005 29 नवंबर 2005 की घटना गाज़ीपुर के लोग भूलते नहीं हैं, जो बसनिया चट्टी पे कांड हुआ 400 राउंड से ज़्यादा की रिपोर्ट दर्ज है। उसमें मुन्ना बजरंगी, महेश्वरी और कौन कौन लोगों का नाम आता है। तो 7 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें कृष्णानंद राय की भी हत्या हुई थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। और मुझको याद आता है कि 29 नवंबर से 1 महीना पहले लगभग वो जो मऊ में जो दंगा सो कॉल्ड हुआ था, उस दंगे के बाद वो गिरफ्तारी दिए थे और इसी गाज़ीपुर जेल में थे और 29 नवंबर को वो हत्या हो गई। तो जो कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई उसको लोग बोलते हैं कि वो जोड़ के देखा जाता है कि वो हत्या के पीछे पूरा एक ये था कि अंसारी परिवार का जो रसूख था
जो दबदबा जो बनाए रखने दबदबा का- था उसको कहीं न कहीं से धक्का लगा था। और देखिए मोहम्मदाबाद में आप जाएंगे तो अब वो 2005 वाला 2002 वाला परिसीमन नहीं है, परिसीमन बदल गया है, क्योंकि 2009 लोकसभा में उसका इफेक्ट आया था, फिर 2012 विधानसभा में आया, तो अब वो गाजीपुर लोकसभा से वो बलिया लोकसभा हो गई। आज के वर्तमान परिवेश में आप अगर देखिए तो वो 1 लाख सवा लाख के आसपास वहाँ भूमिहार वोटर हैं, राय साहब लोग हैं, जहाँ पर कि कृष्णानंद राय का परिवार आज भी चुनाव लड़ता है। उनकी पत्नी जो है 2-2 बार विधायक भी रही, अलका राय जी। बावजूद उसके जो अंसारी हैं, जो अगर उनको अगर जाति और मजहब के हिसाब से देखिए तो उस मिथक को वो तोड़कर चुनाव जीतते हैं। कारण क्या है कि अगर 4.5 लाख के आसपास मोहम्मदाबाद विधानसभा में वोटर हैं तो मुसलमान मुझे लगता है कि 80,000 होंगे, तो उसमें पोल वोट कितना होगा? पोल वोट हमेशा 50 से 60% माना जाता है। तो आप 50,000 के अंदर का पोल वोट वाला अगर किसी जाति विशेष का व्यक्ति विधानसभा लगातार जीत रहा हो और उसकी ये कुबत हो कि वो अपने भी जीते, अपने बड़े भाई को भी जिता दे और अपने भतीजे को भी जिता दिया, तो 3 पीढ़ी मतलब 3 लोग परिवार के उसी से आए, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ वो अपनी जाति और मजहब से नहीं जीत रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है कुछ काम कर रहा है और आपस में जो वहाँ का जो एक बड़ा वर्ग है भूमिहार बिरादरी, मैं हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस भूमिहार बिरादरी में भी उसकी पकड़ है, जिसके कि स्वजातीय मनोज सिन्हा और कृष्णानंद राय। और आपको एक बात बता दें, मोहम्मदाबाद के ही मनोज सिन्हा भी हैं और वो भी वहीं के वोटर हैं, अंसारी भी वहीं के वोटर है। बावजूद उसके अब ये सोचना पड़ेगा, ये यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा, और जो दूर बैठे लोग हैं उनको भी मैं कहूँगा कि मंथन करें कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की संभवतः मोहम्मदाबाद विधानसभा सबसे बड़ी भूमिहार बाहुल्य विधानसभा है, बावजूद उसके 9 से 10% की आबादी वाले मुस्लिम अंसारी वहाँ से चुनाव बार बार कैसे जीत रहे हैं। आज उनके घर का भतीजा शोएब वहाँ से विधायक है। तो ये एक सोचने की बात है, सिर्फ यहाँ पे जाति फैक्टर की बात नहीं है, वहाँ पर एक लोगों का विश्वास है उनके ऊपर। अब वो जिसकी वजह से हो, मुख्तार अंसारी का देखिए, सच पूछिए, मुख्तार अंसारी की मौत अभी अप्रैल महीने में हुई, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी का दबदबा 2017 के भी विधानसभा में नहीं था, 2019 के भी विधानसभा में नहीं था, अरे लोकसभा में नहीं था, और 2022 के भी विधानसभा में मुख्तार अंसारी का दबदबा नहीं था। लेकिन बावजूद उसके उनके परिवार का आदमी अगर जीत रहा है तो दबदबा किसका था? अब ये सोचने वाली बात है, ये नेताओं को सोचना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी बातें मैं जितना स्थानीय स्तर पर सोच पाता हूँ, जो आपसी गुटबंदी है वो एक बहुत बड़ी वजह है। भाजपा के नेताओं की आपसी गुटबंदी। हाँ, आपसी गुटबंदी। दूसरी बात, जो गांव में गोल गोलैती है, तो गोल गोलैती जब होती है तो जाहिर सी बात है कि आप किसी कास्ट के हो, आप भूमिहार बाहुल्य गांव के हैं, अगर गोल गोलैती है तो होता क्या है कि एक गोल अगर उधर सटेगी तो दूसरी गोल रिएक्शन में दूसरे पार्टी की तरफ चली जाएगी। तो वो सिर्फ गोल गोलैती, झगड़ा और विवाद नहीं, वो वोट बैंक भी लेकर जाती है। तो ये एक बड़ी वजह है। अंसारियों का जो है दबदबा आज भी कायम है मोहम्मदाबाद में, और उनकी जो रणनीति है गाजीपुर में, जैसे कि अब देखिए अखिलेश यादव वाला मैंने बताया कि क्या वजह थी कि 2017 में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से झगड़ा कर लिया था। स्टेज से जो तस्वीरें आई थी, ढकेलने की तस्वीरें आई थी, बावजूद उसके मुख्तार के घर पुरसा के लिए अब अखिलेश यादव को आना पड़ा। हम लोगों ने, यही सुनील थे, इन्होंने पूछा था कि भाई आपने जो है वो उनको निकाल दिया था, धक्का दिया था, चाचा से झगड़ा किया था, बावजूद उसके जो है आप, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति हमेशा वर्तमान में की जाती है। अखिलेश यादव ने बोला था, हम लोगों से बोला था। तो वर्तमान की जो राजनीति है उस पर सब है। आज देखिए ना, 2017 में कांग्रेस के साथ थे, फिर आज खड़गे जी और अखिलेश जी बैठकर कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आगे के 3 चरण बचे हुए हैं उसमें जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। क्या होना है भविष्य के गर्त में है, सब 4 तारीख को जानेंगे, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी के तहत सारे काम कर रहे हैं। चलिए, क्या है अंसारी परिवार का जादू? जैसा कि ये भी कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में थे और उनका वर्चस्व लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा था व्यक्तिगत तौर पे, इसके बावजूद अंसारी परिवार जीत जाता है।
जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है कि जैसे मैं उमाशंकर सिंह का विधानसभा क्षेत्र देख पा रहा हूँ रसड़ा, उन्होंने विकास का काम किया है जो दिखता है, सामने से नजर आता है। चाहे वो अंसारी बंधु हो या चाहे कृष्णानंद राय का परिवार हो, विधायक रहता है, फिर भी चूंकि मैं करेल से खुद ही आता हूँ, देखता हूँ कि हमारी सड़कों की स्थिति क्या है, इसके बावजूद ये चुनाव जीत जाते हैं। अंसारी परिवार का रसूख जो है, राजनीतिक इतिहास अगर आप टटोलेंगे तो मुख्तार अंसारी के जो दादा थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद हाँ, अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी खुद बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ उन्होंने 1926-27 में आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा ब्रिगेडियर उस्मान जो थे मुख्तार अंसारी के नाना, वो नौशेरा की लड़ाई में वो खुद उसमें शामिल थे। 1947 के जंग में महावीर चक्र उनको दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद वो उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी रिश्ते में इनके चाचा थे। तो एक राजनीतिक रसूख रहा है परिवार का। और एक अपवाद, मुख्तार अंसारी जो है परिवार में एक अपवाद स्वरूप ये निकल के ये आए थे, इस तरीके से उनकी छवि बनी थी। और बात अगर इनके माफिया की जो संज्ञा देते लोग आए हैं, चाहे तमाम लोग, तो ये लोग कहते हैं क्योंकि मुख्तार की जो छवि भी थी एक रॉबिन हुड की थी। ये मऊ के लोग अगर उनसे बात करेंगे तो ये बताएंगे, क्योंकि वो जितना निधि का फंड आता था उससे 20 गुना काम वो करा देता था, क्योंकि पैसे की कोई कमी थी नहीं। गरीबों में भी मदद करना, अमीरों से लेना, गरीबों में बांटना, रॉबिन हुड की उसकी एक तरीके से वो छवि थी। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रसूख भी था और पैसे की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि एक आप देखें उनके चाचा खुद विधायक रहे हैं। उनके चाचा के लड़के मन्नू अंसारी खुद वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। ये 5 बार विधायक, 2 बार खुद अफजाल अंसारी यहाँ पे सांसद रहे हैं। तो एक रसूख रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अपवाद के तौर पे मुख्तार अंसारी सिर्फ बड़े, बाकी सबकी छवि जो है एक अच्छे लोगों की रही है और जनता के बीच में एक बेहतर छवि उनकी रही है मुख्तार अंसारी परिवार की। होता यह है कि अपनी विरासत नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र भी की जाती है। हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी ने जीते जी अपनी विरासत अब्बास अंसारी को ट्रांसफ़र की, सबकतुल्ला अंसारी ने अपने बेटे को ट्रांसफ़र की, अफजाल अंसारी ने ऑफिशियली ट्रांसफ़र नहीं की है अभी तक, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी बेटी मेरी उत्तराधिकारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ओपोनेंट्स को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो कि बार बार परिवारवाद पे आरोप भी लगाते हैं कि विपक्षी पार्टियों को कि उनको परिवारवादी दिखता है और परिवार के अलावा बाहर कोई नहीं दिखता है। क्या ये जो परिवारवाद अंसारी परिवार कर रहा है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, और बीजेपी जो नहीं कर पा रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रही है कि मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हो गए तो अभिनव सिन्हा को उतारा जाए, या फिर पारसनाथ राय को लेके आया जाए, या फिर किसी और कैंडिडेट की बात की जाए, इसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है क्या कि हमने एक परिवार को चुन लिया है, परिवार हमारा है, अब हम उसके साथ हैं, या कन्फ्यूजन है कि वो हमारा परिवार कौन आएगा हमें पता ही नहीं है? एक जीत की फैक्टर ये भी होता है क्या इनका? ये फैक्टर ज़रूर है। इस बार चुनाव में जो हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे अफजाल अंसारी जब तक चुनाव की चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, तब तक कहीं से कोई बात नहीं थी। नुसरत अंसारी का जैसे ही नाम आए, 1 तारीख को जो है उनकी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उन्होंने एकदम ऑफिशियली एक तरह से किया कि नुसरत अंसारी को लॉन्च किया अफजाल अंसारी ने, और उन्होंने ये कहा था, ये शब्द कहा था कि मेरे वकील कहते हैं कि मेरा केस 99% स्ट्रांग है, लेकिन अगर 1% कहीं से कोई दिक्कत आती है तो भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी हैं। और उसके बाद नुसरत को सामने ले आए थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अंदरूनी जो हमको ग्राउंड पे लगता है कि उन लोगों के मन में ये है कि अगर अफजाल अंसारी खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दूसरा लड़ना चाहिए नुसरत अंसारी के प्रकाश सिंह यहाँ पे विकल्प हो सकते थे। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए मनोज सिन्हा और पारस राय मनोज सिन्हा के खास आदमी माने जाते हैं। जाहिर सी बात है मनोज सिन्हा के प्रयास से ही उनको टिकट मिला होगा, बिना उनके प्रयास से टिकट मिलना असंभव था। लेकिन अभिनव सिन्हा को टिकट नहीं मिला। अभिनव सिन्हा 1.5-2 साल से गाजीपुर में सक्रिय हैं, सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, तमाम लोगों की शादियों में दुआर करने, जिसको हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहते हैं, किसी के मरने पे जो उनके दरवाजे पे जाते हैं, तो लगातार सक्रिय, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो ये परिवारवाद का आरोप इनके ऊपर नहीं लगा। अगर अभिनव सिन्हा को टिकट मिल जाता तो परिवारवाद का आरोप निश्चित लगता। लेकिन उधर अगर अफजाल अंसारी नुसरत को चुनाव मैदान में उतारते हैं, खुद न चुनाव लड़के,
तो आरोप तो उनके ऊपर ये लगेगा। लेकिन अंसारी परिवार का जो राजनीति में पकड़ की जहाँ तक बात है, इसका उत्तर हमें लगता है कि अगर आप उनके कभी आवास पे जाएंगे, वहाँ मिलेगा। आम तौर पे होता है कि जैसे आपके साथ का कोई मारा जाता है, आपके साथ कोई है और किसी एक्सीडेंट में मारा गया या हमला हुआ, अफजाल अंसारी पे हमला हुआ था, उसमें जितने लोग मरे थे कई कास्ट के लोग थे, उन सारे लोगों की फ़ोटो उनके आवास पे लगी हुई है। मतलब वो सारे कास्ट को जोड़ के चलने की कोशिश करते हैं, ये मैसेज देते हैं कि हम जो है, अभी सबके आपने साथ हैं। ध्यान दिया होगा नुसरत अंसारी की एक फ़ोटो पहले दिन वायरल हुई थी। पहले दिन जब वो चुनाव प्रचार में उतरी, शिव मंदिर में गई थी और शिव मंदिर में पूजा अर्चना किया, जल चढ़ाया। इसका विरोध बीजेपी के कुछ लोगों ने किया, सवाल उठाया कि आखिर जो है नुसरत अंसारी मंदिर में क्यों जा रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने भी ये सवाल उठाया था। लेकिन अफजाल अंसारी से हम लोगों ने बात किया तो उनका यही जवाब था कि हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और अपनी हम 1000 आपको फ़ोटो दिखा सकते हैं जब मंदिरों में हम गए हैं। तो ये एक जोड़ने वाली बात है, वो परिवार जोड़ के लोगों को चलता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और एक दिलचस्प बात और आपको बता दें, सिबकतुल्ला अंसारी जो अफजाल अंसारी के बड़े भाई हैं, उनके बेटे मन्नू अंसारी विधायक हैं, उनके ऊपर जहाँ तक मुझे याद है कोई केस नहीं मुकदमा है। नहीं है। सिबकतुल्ला अंसारी, 3 मुकदमे हैं। सिबकतुल्ला पे, मन्नू पे नहीं है। सिबकतुल्ला अंसारी अफजाल अंसारी बता रहे थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत जो है रमज़ान के महीने में हुई थी और सिबकतुल्ला अंसारी रमज़ान के महीने में आखिरी 10 दिन जो है मस्जिद में ही रहते हैं। उस दौरान भी वो मस्जिद में ही थे और घर नहीं आए। अब मुख्तार की मौत के बाद भी वो मस्जिद में, तो उसी परिवार के वो भी हैं, उसी परिवार का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ है, तमाम उनके घर में फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को जोड़े हुए हैं और उसको अभी बीजेपी या और लोग कहिए नहीं तोड़ पा रहे, जो कि विधानसभा चुनाव में भी भाई यहाँ जातिगत आंकड़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी जो चर्चा है कि उनके साथ जो वोट हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसको जाहिर सी बात है बीजेपी के भी अपने वोट बैंक है और सपा के भी अपने वोट बैंक है। अब कौन किसके वोट को कितना खींच पाता है, लड़ाई तो इसी की है। उमेश सिंह हैं, सवर्ण हैं, वो प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बसपा के बेस वोट के अलावा कितना वोट ले पाते हैं ये भी, और अफजाल अंसारी हो सकता है बसपा के वोट भी ले। सारी लड़ाई इस बात की है यहाँ पे। हम जिस इलाके में बैठे हुए हैं, गाजीपुर, बलिया, ये बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं। पूर्वांचल यूं ही पिछड़ा हुआ है, उसमें भी ये 2-3 ज़िले तो खास तौर पे पिछड़े हुए हैं। मैं जब मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र को देखता हूँ और ख़ास तौर से करई को देखता हूँ, चूँकि वो मेरा भी क्षेत्र है, विकास के नाम पर शून्य है वो क्षेत्र। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, जितनी बातें कर लीजिए, जितने दावे कर लीजिए, सड़क बनाते हैं वो सड़क टूट जाती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ 70 साल में 2019 या 20 में पहली बार वो 7 किलोमीटर की पूरी सड़क बनी। इसके बावजूद एक परिवार पर भरोसा, इसके बावजूद पार्टी पर नहीं, परिवार पर भरोसा। सपा से उतरे तो जीते, बसपा से उतरे तो जीते, निर्दल उतरे तो जीते। सिर्फ प्रेम की वजह से तो ये हो नहीं सकता कि नहीं हम मानते हैं कि बहुत बढ़िया परिवार है। क्या वजह है इसकी? इतने सालों से लोग विधायक होते आ रहे हैं, सांसद होते आ रहे हैं, सड़कें क्षेत्र की जर्जर हैं। ट्यूबवेलों में वहाँ ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे होंगे, नहरों में पानी भी नहीं होगा, कोई विकास का काम दिखाई आपको नहीं देगा। फिर भी लोग उनको प्यार करते हैं और प्यार करने का कारण हमारे भाई लोग बता ही चुके हैं कि किस तरह से उनका हर समुदाय में, हर बिरादरी में कितना लगाव, कितना उनका जुड़ाव है। इसकी वजह से वो हमेशा जीतते आए हैं। और हो सकता है भाई थोड़ा बहुत खौफ का भी असर रहा हो। एक कृष्ण राय की हत्या हुई, और भी हत्याएं हुई, गैंगवार भी हुआ, हो सकता है इसका भी वजह कुछ रहा हो। पर जो लग रहा है इधर 17 के बाद से अब तक ऐसा कोई घटना भी नहीं घटी, और उसके बावजूद भी ये विधायक हुए, सांसद हुए, कोई ऐसी मतलब दिक्कतें तो नहीं आई जिससे कि पब्लिक उनसे नाराज़ हो। जबकि पब्लिक देख रही है, धक्का खा रही है, गड्ढे में गिर रहे हैं, एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, फिर भी उनको विधायक लगातार वोट मिलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनके साथ उनका प्यार जुड़ा हुआ है क्षेत्र की जनता से। तो अगर मुख्तार अंसारी एक तरफ माफिया है तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह भी माफिया है, दूसरी तरफ त्रिभुवन सिंह भी माफिया है, और भी तमाम माफियाओं का पूरा एक गिरोह है जो गाजीपुर में है, जो गाजीपुर जिसके नाम से, जिसके लिए वो के लिए ख्यात है, कुख्यात है।
इसके बावजूद एक माफिया परिवार पे भरोसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है। ब्रजेश सिंह की भी पत्नी चुनाव लड़ी, हार गई, वो भी माफिया थे, और ब्रजेश सिंह का पूरा अस्तित्व ही इसलिए कहा जाता है कि वो मुख्तार अंसारी का अपोनेंट है। बाकी और क्यों जानता कोई ब्रजेश सिंह को? ब्रजेश सिंह को लोग इसलिए जानते हैं कि वो मुख्तार अंसारी के दुश्मन है, या मुख्तार अंसारी के सामने एक ठाकुर परिवार, एक हिंदू परिवार सामने लोहा लेके खड़ा है। इसके अलावा तो कोई छवि उनकी है नहीं, फिर वो हार जाते हैं। देखिए, ब्रजेश सिंह की स्थिति ये है कि जो पहले उन्होंने कांड किए, उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए, बाद में नाटकीय ढंग से वो हाजिर हुए, उसके बाद मुकदमे चल रहे हैं उनके, उसके बीच में तालमेल बैठाने के बाद एमएलसी हुए। एमएलसी होने के बाद वो कुछ इस तरह का कह लीजिए कोई कार्य ऐसा नहीं कर सके जिससे कि वो कुछ और काम कर सके। वो जेल में रह के, अब इसमें फ़िलहाल बाहर है जेल से, उनकी पत्नी एमएलसी है, और उसके बाद उनके भाई भी विधायक हैं, और सुशील सिंह। तो उनकी राजनीति पकड़ उनके हिसाब से उस चंदौली, बनारस, उस टाइप से इनकी पकड़ जो थी, जहाँ तक कह लीजिए मुख्तार की बात, तो मुख्तार मऊ, गाजीपुर, बलिया, सुल्तानपुर, जौनपुर, कई ज़िलों में, अगर आप कहते हैं कि बदमाश थे, गैंगस्टर थे और माफिया थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के कई ज़िलों में इनका संपर्क था। उनके मित्र थे, सहयोगी थे, या जो कह लीजिए वो उस तरह के थे। तो उनका वो गैंग उस टाइप का नहीं बन पाया, जिस तरह से गैंग IS 191 बना है, उस तरह से उनका गैंग नहीं बना। वो सिर्फ सिंगल 2 लोग, 4 लोग, अपना जो भी रहा हो नेटवर्क उनका, उस तरह से उन्होंने काम किया। क्योंकि ये लोग ये कहते हैं ना कि सत्ताधारी दल की वजह से उनके गैंग का नाम नहीं दिया गया और सारे लोगों को एक साथ नहीं जोड़ा गया, जबकि हमारे ऊपर टारगेटेड अटैक किए गए। उनकी स्थिति, उनके मुकदमे की स्थिति क्या है, शासन ने क्या उनके ऊपर देख रखा है कि हम मुकदमा गैंगस्टर लॉन्च करें या न करें, इनकी भी नंबर दिया जाए कि न दिया जाए, तो ऐसा अब तो शासन ही कर सकता है, उसमें हमारा आपको कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, इनके ऊपर इतने केसेस थे, इसलिए इनको गैंगस्टर में लिस्टेड करके उनका नंबर दे दिया गया। नंबर देने के बाद जितने भी लोग जुड़ते गए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या अन्य जो भी हो, उन सबको घेरते हुए इनका एक गैंग चार्ट बना दिया कायदे से, और उसके बाद इनका मुकदमा चल रहा है, जिसमें कई सजाएं भी हुई, और उसके बाद अफजाल को भी सज़ा हुई। अब अफजाल का भी फैसला 20 तारीख को फिर डेट पड़ी है, 20 मई को, देखिए क्या होता है उसमें। ये गाज़ीपुर की जो सियासत पे जिस पे हम बातचीत कर रहे थे, वो बहुत ही पेचीदा है। पेचीदा इन वजहों से कि विकास का काम नहीं होता है तो भी एक परिवार जीतता जाता है। मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी के बावजूद चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा जा रहा है। अफजाल अंसारी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी आप बहुत जल्द चैनल पे देख सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गाज़ीपुर को पूर्वांचल के और ज़िलों के अलावा अलग बनाती हैं। बाकी इसके नतीजे क्या होंगे, मुख्तार अंसारी का परिवार का वर्चस्व है या नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मुख्तार अंसारी का खौफ है या नहीं है, और इस अंसारी परिवार का गाज़ीपुर का उत्तराधिकारी कौन होता है, ये चंद दिनों में पता चलेगा, और आखिरी नतीजे आएंगे 4 जून को। तो तब तक इंतज़ार करिए और देखते रहिए अनकट।